हेलो गाइस, बॉयज़ एंड गर्ल्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेल, शुरू करते हैं आज फिर से हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट। आई गेस 12 है। आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है पिछला वाला क्या था, तो शायद 12th पार्ट ही है। क्वांटम नंबर्स पढ़ाऊंगी आज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बता दूं, क्वांटम नंबर्स ना केवल इस चैप्टर में काम आता है, बट पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो ही नहीं सकता अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना पॉसिबल ही नहीं है अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है। तो आप आज का वीडियो, आज का, कल का, मतलब अभी 2-3 वीडियोस जो हैं, जितने भी क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बनने वाले वीडियोस हैं, मेक श्योर कि आप इन्हें बहुत ही अच्छे से देखें और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता हो। मेक श्योर कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता हो, क्योंकि अगर ये टॉपिक नहीं आएगा तो आप इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत सफ़र करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स पे बात करूँगी आज। एक्चुअली अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया था, हम एक्चुअली एटम के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना हमने शुरू किया था, जिसमें हमने सबसे पहले थॉमसन मॉडल बताया था। हाँ, वो डिस्कार्ड हो गया। फिर रदरफोर्ड आए, हाँ बिल्कुल, वो भी डिस्कार्ड हो गया। फिर बोर आए, वो भी डिस्कार्ड हो गया। उसके ऊपर कुछ और चीज़ें बताई डी ब्रॉगली ने। फिर डी ब्रॉगली ने बताया कि स्टेशनरी ऑर्बिट में वेव बनाकर घूमता है। फिर हेज़नबर्ग ने बताया कि इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली पकड़ना, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम पता करना, ये क्या कहते हैं उसको, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हेज़नबर्ग ने बताई। फिर अभी सडनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आ गया मैम? हमने तो अभी तक एटम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तक हम पहुँचे ही नहीं है। हम तो अब तक एटम के लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो चल रहा है वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं पहुँचे हैं। हेज़नबर्ग के बाद एक और साइंटिस्ट थे, एरविन श्रोडिंगर। ठीक है ना, जिंजर नहीं, एरविन श्रोडिंगर, सर एरविन श्रोडिंगर। वेव मैकेनिकल मॉडल जिसको हम कहते हैं, या क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स जिसको हम कहते हैं, इसकी शुरुआत करने वाले वॉज डी ब्रॉगली एंड हेज़नबर्ग एंड क्या कहते हैं हमारे श्रोडिंगर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो हेज़नबर्ग ने बात बताई थी कि भाई उसकी एग्जैक्ट पोजीशन वेलोसिटी हम पता नहीं कर सकते, और डी ब्रॉगली ने जो बात बताई थी कि वो वेव बनाता है, तो श्रोडिंगर ने इन चीज़ों को लेकर के कुछ इक्वेशन डिराइव की, मतलब कुछ इक्वेशन बनाई, जिसमें ये बताया कि भाई एटम जो है वो एक 3 डायमेंशनल चीज़ है, और इलेक्ट्रॉन भी जो मोशन कर रहा है वो एक्चुअली 3 डायमेंशन मोशन कर रहा है और वेव मोशन कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने फिर वेव की जो इक्वेशन होती है, जो हमारी जनरल वेव की इक्वेशन होती है, वो जनरल वेव की इक्वेशन को लेकर के उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव मोशन कर रहा था। तो ये बताए थे डी ब्रॉगली ने। ठीक है, तो उन्होंने उस जनरल वेव की इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन की मोशन पे लगाया, और फिर उन्होंने कुछ क्या बोलते हैं, एनर्जी की एक इक्वेशन डिराइव की, है ना, एनर्जी की एक इक्वेशन डिराइव की, जिससे कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं किया, बट इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, कि भाई इलेक्ट्रॉन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उन्होंने ऐसी 3 डायमेंशनल स्पेस फाइंड की। इलेक्ट्रॉन किस 3 डायमेंशनल स्पेस में सबसे ज़्यादा मिल सकता है, ऐसी 3 डायमेंशनल स्पेस उन्होंने फाइंड की, और फिर उन्होंने उसको बताया कैसे, यानी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर बेसिकली कहाँ मिलेगा, कैसे बताया उन्होंने। तो उन्होंने ये बताया हमारे क्वांटम नंबर्स की मदद से। किसकी मदद से बताया भाई उन्होंने ये सब? हमारे क्वांटम नंबर्स की मदद से उन्होंने ये बताया। ये जो क्वांटम नंबर्स हेडिंग डाल रखी है ना मैंने, ये क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट नहीं बोलूँगी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, ठीक है, उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलने की कहाँ है, वो पोजीशन मुझे ही बताते हैं कौन? हमारे क्वांटम नंबर्स। तो ये क्वांटम नंबर्स एक्चुअली श्रोडिंगर जो थे, हमारे एरविन श्रोडिंगर, उन्होंने डिराइव किए थे उनकी इक्वेशन से। अब मैम ये एरविन श्रोडिंगर की इक्वेशन कौन सी थी, डेरिवेशन कैसे किया था उन्होंने, तो देखो इक्वेशन कौन सी थी बिल्कुल बताऊंगी, इस टॉपिक के बाद वो टॉपिक बताऊंगी। हम वेव मैकेनिकल मॉडल भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस पे जितना है उतना ही बताऊंगी। हमारे सिलेबस में उसका डेरिवेशन नहीं है तो वो नहीं बताऊंगी,
और दूसरा क्वांटम नंबर्स कैसे डिराइव हुए वो भी डेरिवेशन नहीं है, तो वो भी नहीं बताऊंगी, ठीक है। पर थोड़ा मतलब वेव मैकेनिकल मॉडल जितना भी हमारे जेईई या नीट के सिलेबस के हिसाब से है वो ज़रूर बताऊंगी तुम्हें। बट पहले जो है मैं बात करूंगी इसकी क्वांटम नंबर्स की। तो बेसिकली व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का लोकेशन डिफाइन करते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस लोकेशन में मेरे को मिलेगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे मेरा लोकेशन डिफाइन करना। तो मैं किधर हूँ, मैं कहाँ हूँ, तो मेरा लोकेशन कैसे डिफाइन होगा? मेरे एड्रेस से डिफाइन होगा, ठीक है। मैं कहाँ हूँ, मैं बोलूँगी कि भाई मैं महाराष्ट्र में हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र में कहाँ हूँ? महाराष्ट्र इज सो बिग। कौन सा सिटी में हूँ? तो भाई बोलोगे कि नागपुर में हूँ। अब नागपुर इज अगेन सो बिग, नागपुर में कहाँ हूँ? तो फिर बोलूँगी कि भाई इतवारी में हूँ, ठीक है। इतवारी में कहाँ हूँ? तो फिर मेरा कोई प्रिसाइज स्ट्रीट एड्रेस होगा। स्ट्रीट एड्रेस के बाद क्या कहते हैं, कोई हाउस नंबर होगा। हाउस नंबर के बाद क्या बोलते हैं, मेरे घर का कोई नाम होगा। फिर घर में मल्टीपल फ्लोर्स होंगे, मल्टीपल रूम्स होंगे, उसमें मेरा कोई रूम होगा। उस पर्टिकुलर रूम में बहुत सारी जगह होगी। उस पर्टिकुलर जगह पे मैं किसी एक जगह पे खड़े होकर यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा परफेक्ट एड्रेस है, मेरा हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, घर का नाम, और फिर मैं खुद, मेरी आइडेंटिटी, क्योंकि पहले तो मेरा नाम लिखा जाएगा ना भाई, तुम कोई लेटर पोस्ट कर रहे हो, मेरे लिए पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलर पहले मेरा नाम लिखोगे ना ऊपर के भाई दिस पर्सन, इस पर्सन के लिए आप लेटर लिख रहे हो, क्योंकि मेरे घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। तो इतने सारे लोगों में से अब आप किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, आप किसके लिए जा रहे हो? तो आप मेरे लिए जा रहे हो, तो आप मेरा नाम लिखोगे। तो मेरा नाम, मेरा घर का नाम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, एरिया, फिर सिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर व्हाटएवर जो भी है, स्टेट जो भी है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिफ़ाइन करती है मेरी प्रॉपर लोकेशन। वैसे ही क्वांटम नंबर्स जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर लोकेशन। कहाँ पर? एटम के अंदर, ठीक है। तो कौन से हैं ये क्वांटम नंबर्स, कितने टाइप के होते हैं क्वांटम नंबर्स, पहले वो देखेंगे, ठीक है। देखते हैं ज़रा, हेडिंग डालते हैं आगे चल के फटाफट से। बढ़िया सा कलर लेते हैं। हेडिंग डाल दी, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, ठीक है। देख ले, दिखता है क्या? नहीं दिखता, बिल्कुल एकदम सफ़ेद हो चुका है। ओ माय गॉड। अब आई थिंक थोड़ा ठीक है। ओके, लेट्स गेट देयर। क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स जो मैं बता रही थी आप लोगों को कि कितने टाइप के होते हैं और क्वांटम नंबर्स क्या हैं, तो मैं यहाँ पे पहले डिफ़ाइन कर देती हूँ कि क्वांटम नंबर्स क्या है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं हैशटैग पॉइंट नंबर 1, अ सेट ऑफ 4 नंबर्स। ये ऐसे 4 नंबर्स का सेट है, ठीक है। 4 नंबर्स होते हैं, कोई तो भी चार नंबर्स होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं, जिनका की जो सेट होता है वो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन करने के काम आता है। द सेट ऑफ 4 नंबर्स that defines the location of electron, जो कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन डिफाइन करेगा इन एन एटम, एटम के अंदर, ठीक है। अब ये कौन से 4 नंबर्स हैं, तो मैं बता देती हूँ कौन से 4 नंबर्स हैं। द 4 क्वांटम नंबर्स आर, जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो देखें कौन से हैं। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तीसरा यहाँ लिख देते हैं दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हाँ बिल्कुल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड द 4th वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। कौन से 4 है भाई? प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। तो अब देखते हैं कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करने वाला है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या करने वाला है, मैग्नेटिक का क्या काम है और स्पिन क्या दिखाएगा, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं आगे अगले पेज पे और हेडिंग डाल देते हैं
नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम n से। अब मैम n से तो मैम नंबर ऑफ ऑर्बिट भी हम डिनोट करते हैं। तो बिल्कुल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ही देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ही देगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली गिव यू द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका शेल नंबर क्या है, और शेल नंबर अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे उसकी एनर्जी पता लग जाएगी, एनर्जी पता लग जाए तो मुझे उसकी वेलोसिटी पता लग जाएगी, वेलोसिटी पता लग जाए तो मुझे उसका टाइम पता लग जाएगा, फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी। सब तुम्हें पता है, भोर से सब हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो मैं ये कह देती हूँ फटाफट कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या देता है। तो हैशटैग पॉइंट नंबर 1, भाई इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट किसके बारे में, द शेल नंबर और द ऑर्बिट नंबर। शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। लाइक इसका जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू कहाँ से कहाँ जाता है, तो इसका जो वैल्यू है वो एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। कहाँ से कहाँ जाता है भाई, 1 से इन्फिनिटी। जो हमारा पहला शेल होता है n=1, उसका नाम होता है k शेल। जो हमारा दूसरा शेल होता है दैट इज़ l शेल, जबकि जो हमारा तीसरा शेल होता है दैट इज़ n शेल। एवरीवन नोज भाई KLMN। चौथा शेल होता है m शेल। अच्छा तो मैम इसके आगे शेल नहीं हो सकते क्या, हो सकते हैं भाई, टिल इन्फिनिटी, और इसके आगे भी चलेंगे, फिर मैम z तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे यार, अभी तक तो 4 ही पूरे नहीं भरे, ठीक है, जब भरेंगे तब की तब सोचेंगे, सही है। तो इस तरीके से इसका वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकता है। ये हमें किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, सो भाई इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट किस किस के बारे में, शेल पता लग गया तो क्या क्या पता लगेगा, तो इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी पता लग जाएगी, रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता रहा तो और हम क्या क्या निकाल सकते हैं, तो आप ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। अगर n पता है तो याद करो बोर ने निकाला था ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम। n पता है तो कैसे निकाल रहे थे, कुछ फॉर्मूला था, हाँ बिल्कुल था, कौन सा था देखेंगे। तो भाई ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम भी निकाला था हमने, या इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हो। कितना हुआ करता था, nh/2π हुआ करता था, ये भी हमने निकाल रखा था बोर के सेकंड पोस्टुलेट से। अच्छा और क्या निकाल सकते हो, तो और निकाल सकते हो अगर आपके पास ऑर्बिट नंबर है तो आप निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम उस ऑर्बिट में आ सकते हैं, ये भी आप निकाल सकते हो। कैसे, तो वी हैव अ फॉर्मूला, ओहो, लाइक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 2n²। बेटा ध्यान रखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने आ सकते हैं, तो वो आ सकते हैं 2n²। कितने आ सकते हैं बेटा, 2n²। लाइक अगर मैं k शेल की बात करूं, इन k शेल की बात करेंगे तो k शेल में क्या होता है, n=1 हो जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, n=1 यानी 2 और 1 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा। के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी आपको पता है ना, 2, 8, 18, 32, पता हो ना, 2, 8, 18, 32, बिल्कुल वही निकालने वाली हूँ मैं। वैसे ही अगर मैं एल शेल की बोलूँ तो एल शेल का मतलब होता है n=2। तो फटाफट देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, जल्दी बताओ, 2 × n² दैट इज़ 2 का स्क्वायर, 4 2 हो जाएगा 8, सही है। वैसे ही आप एल शेल के बाद एम शेल की बात कर सकते हो। इन एम शेल कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, हाँ मैक्सिमम 2 × 3 का स्क्वायर दैट इज़ 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, वैसे ही 32 आ जाएंगे। एन शेल के लिए निकाल सकते हो।
सो बाय दिस वी कैन से दैट कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स आप किसी शेल के अंदर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को अगर कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाला है मैंने, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया है, दूसरा कहाँ से कहाँ तक उसकी वैल्यू लाई करती है, तो उसकी वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक लाई करती है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी पता चल जाएगी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम सब पता लग जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो ये सारे वैल्यूज़ को आप पता कर सकते हो। अब मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कहानी तो पता चल गई, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसी में रहता है क्या, तो फिर वो बाकी के 3 क्या हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन शेल में नहीं रहता, ठीक है, मतलब शेल में ही रहता है, क्योंकि बचपन से तो आप वही पढ़ते आए हो कि शेल में रहता है। अब मैं बोल दूंगी कि भाई शेल में नहीं रहता तो एकदम विश्वासघात हो जाएगा आपके साथ कि क्या मैम बचपन से हम गलत पढ़ रहे थे। नहीं, बचपन से गलत नहीं पढ़ रहे थे, पर अब उसे और प्रिसाइज वे में पढ़ेंगे, उसे और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं ये कह दूँ कि भाई मैं इंडिया में रहती हूँ, ठीक है, तो मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ, मैं रहती तो इंडिया में ही हूँ, पर प्रिसाइजली मैं कहाँ रहती हूँ, प्रिसाइजली मैं नागपुर में रहती हूँ, इतवारी में रहती हूँ, घर में रहती हूँ। बहुत सारे लोग इस पर घर कमेंट कर रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया, तुम्हारा तो एकदम सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ गधों, घर पे ही रहता है, हर कोई घर पे रहता है, ठीक है ना, कुछ लोग रोड पे भी रहते हैं, बट वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास घर है रहने के लिए। तो मैं अगर ये कहूँ कि मैं इंडिया में रहती हूँ तो बहुत अच्छी चीज़ है, सही बात है, पर मोर प्रिसाइजली आई लिव, मेरे घर का नाम भगवती है, ठीक है, वहाँ पे मैं रहती हूँ और नागपुर में है, इतवारी में है, तो मोर प्रिसाइजली मुझे ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रॉन शेल में रहता है तो सही बात है, ये गलत बात नहीं है, बट अगर मैं ज़्यादा प्रिसाइज करूँ तो मैं ये बताऊँगी कि इलेक्ट्रॉन शेल में तो रहता है, बट शेल के अंदर बहुत पार्ट्स होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर बहुत सारे सिटीज़ हैं, वैसे ही शेल के अंदर बहुत सारे डिविजन्स हैं, ठीक है ना। शेल के अंदर के जो डिविजन्स होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर के डिविजन्स को या महाराष्ट्र के अंदर के डिविजन्स को हम सिटीज़, गांव, डिस्ट्रिक्ट ये सब कह सकते हैं, वैसे ही शेल के अंदर के डिविजन्स को हम सब शेल्स कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं भाई? सब शेल्स। अब ठीक है मैम, आ तो गए हमने इंडिया को क्या बोलते हैं स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, या स्टेट को, महाराष्ट्र को हमने सिटीज़ में डिवाइड कर दिया, हम नागपुर तक तो पहुंच गए। अब नागपुर इज़ अगेन वेरी बिग, ठीक है, वैसे ही सब शेल भी बहुत बिग होता है। तो नागपुर में अगर आप देखोगे तो उसको हमने एरियाज़ में क्या बोलते हैं डिफ्रेंशिएट कर रखा है। रे शब्द ही नहीं आ रहे, कहाँ चले गए पता नहीं। खैर, तो वैसे ही इस सिटी को हमने अलग अलग एरियाज़ में डिफ्रेंशिएट कर रखा है, लाइक सीताबर्डी, धर्मपेट, सदर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। वैसे ही इन सब शेल्स को हम लोगों ने वेरियस और उसके फर्दर डिविजन्स हम लोगों ने कर रखे हैं, लाइक इन सब शेल्स को हमने वेरियस ऑर्बिटल्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, वेरियस ऑर्बिटल्स में डिवाइड कर रखा है। अब ये जो ऑर्बिटल है बेसिकली इसके अंदर आपको मिल जाएगा आपका टारगेटेड इलेक्ट्रॉन। बेसिकली यहाँ पे भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पर अब इन 2 इलेक्ट्रॉन में से आपको कौन सा चाहिए था, ठीक है, आप वो इजीली पता कर सकते हैं। उसका भी डिफ्रेंसिएशन है, पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन, वहाँ पर भी आऊँगी। तो मैं ये कह रही थी कि हमें शेल में एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला है। शेल का एक और सब पार्ट होता है जिसे हम सब शेल कहते हैं, फिर सब शेल का और सब पार्ट होता है जिसे ऑर्बिटल कहते हैं, फिर उस ऑर्बिटल के अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को शेल नंबर तो पता लग गया, ठीक है। शेल नंबर किसने बता दिया भाई? शेल नंबर बता दिया मेरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। शेल नंबर तो पता लग गया। अब मुझे तो और प्रिसाइज जाना है ना, बट मुझे तो और प्रिसाइज जाना है, तो और प्रिसाइज जाने के लिए अब शेल से मुझे जाना पड़ेगा सब शेल पर। तो अब सब शेल कौन बताएगा? तो भाई सब शेल बताता है मेरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। कौन बताता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। शेल कौन बताता है? शेल बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर मैम ऑर्बिटल कौन बताता है? ऑर्बिटल बताता है उसके आगे वाला, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। फिर मैम ये दोनों में से मुझे कौन सा इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये कौन बताता है? ये बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। देखो चारों की मदद से तुम अपने टारगेटेड इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए ना। पहले सिटी किसने बताई?
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। एरिया किसने बताया? एजीमुथल क्वांटम नंबर ने। घर किसने बताया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। इंसान किसने बताया? उसकी खुद की आइडेंटिटी, उसका नाम, उसका फिजिक, ठीक है, उसका आधार कार्ड बेसिकली। तो इस तरीके से जैसे एक इंसान का पूरा पूरा पता, पूरा पूरा एड्रेस, उसकी आइडेंटिटी होता है, उसका सारा कुछ, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का परफेक्ट एड्रेस देने के लिए हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, जिसके बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वांटम नंबर विच इज़ एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलते हैं अगले पेज पे, फिर से बनाते हैं सुंदर सी हेडिंग, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। आई नो नाम थोड़े वियर्ड हैं, पर ये सब ऐसे बाहर वाले साइंटिस्ट हैं ना, ऐसे इंडियन साइंटिस्ट, जैसे मतलब ऐसे इंडिया में अपने नाम होते हैं चिंटू पिंटू गोलू, है ना, तो ऐसे नाम नहीं है यहाँ। एजीमुथल से भारी एकदम, मतलब एकदम फील आ जाए साइंटिस्ट लोगों की, ऐसे नाम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है? तो भाई हैशटैग पॉइंट नंबर 1, it gives the information about, किसके बारे में भाई? अबाउट सबशेल के बारे में, यानी शेल का और एक इंटरनल पार्ट जो होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये हमें, यानी कि हमें सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब सबशेल कितने टाइप के होते हैं और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करती है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई इट्स वैल्यू रेंजेस, इसका जो वैल्यू है वो रेंज करती है, रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिमेंबर, यानी कहाँ से कहाँ रेंज करती है भाई एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू? वो रेंज करती है फ्रॉम 0 to n-1। n-1 का क्या मतलब है? n-1 का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो भी है -1, यानी ये कभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर नहीं होगा, इसका वैल्यू हमेशा उससे एक छोटा होगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसे L से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा कह सकती हूँ यहाँ पे कि भाई L अगर इक्वल टू 0 है, इसका नाम भी होता है, ठीक है, इसका नाम भी होता है, L इक्वल टू 0 की बात बाद में करेंगे। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि अगर n का वैल्यू 2 है तो L का वैल्यू क्या होगा? तो L का वैल्यू होगा रेंजेस फ्रॉम 0 से n-1, यानी हर बार 0 तो आएगा ही, 0 से ही हम स्टार्ट होंगे। तो L के वैल्यूज़ क्या हैं? L के मल्टीपल वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। L का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा और n-1 यानी 2-1 यानी कि 1, दो ही वैल्यूज़ होंगे, 0 और 1। मान लो अगर n की वैल्यू 5 है तो L की वैल्यू क्या होगी? तो L की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3 और n-1 यानी कि 4, यहाँ 4 तक ही होगी, कभी 5 नहीं होगा। यानी कभी भी n और L इक्वल नहीं होने वाले, n और L, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी n और L इक्वल नहीं होने वाले, L हमेशा छोटा होगा n से, सही है। तो इसका मतलब ये है मैम कि अगर शेल एक ही है तो उसके अंदर एक से ज़्यादा सब शेल्स हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, सिटी एक है उसके अंदर एक से ज़्यादा एरियाज हो सकते हैं, वैसे ही अगर शेल एक है तो एक से ज़्यादा सब शेल भी हो सकते हैं। तो अब इन एरियाज़ को नाम दे दिया जाए। हाँ बिल्कुल दे दिया जाए। देखो अगर L का वैल्यू 0 होता है, जैसे मैं शेल में नाम दे दिया था, पहला शेल है तो K शेल, दूसरा शेल है तो L शेल, M शेल, N शेल एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे ही सब शेल को भी हम नाम दे देते हैं। अगर मेरे पास L इक्वल टू 0 है तो वो उसका नाम होता है S सब शेल, उसे कहते हैं S सब शेल, ठीक है। वैसे ही अगर L इक्वल टू 1 है तो उसे कहते हैं P सब शेल, और वैसे ही अगर L इक्वल टू 2 है तो उसे कहते हैं D सब शेल, वैसे ही अगर L इक्वल टू 3 है तो उसे कहते हैं F सब शेल, और बाकी L इक्वल टू 4 है तो G सब शेल। वैसे हम अब तक F सब शेल ही हमारा भर नहीं पाया है, ठीक है। तो
इस तरीके से 0 से L स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 S P D F G, ठीक है, ऐसे याद रखती हूँ मैं तो। 0 1 0 मतलब ठेंगा, 0 1 2 3 4 S P D F G, ठीक है। तो इस तरीके से L का वैल्यू जब भी 0 होता है तो L का वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है, L का वैल्यू 0 का मतलब होता है S सब शेल। वैसे ही L का वैल्यू 1 है, इसका मतलब होता है P सब शेल। L का वैल्यू 2 है, इसका मतलब होता है D सब शेल। L का वैल्यू 3 है तो इट विल बी F, एंड L का वैल्यू 4 है तो इट विल बी G सब शेल। सो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि L के भी डिफरेंट नाम होते हैं, और L का वैल्यू कभी भी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, L कभी भी N के इक्वल नहीं हो सकता, और उसका रेंज होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और N-1 तक जाएगा। ऐसे ही शेल जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बता सकता था, वैसे ही ये भी बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। जैसे वो हमें एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम दे सकता था, वैसे ही ये भी हमें एंगुलर मोमेंटम देता है, बट ये हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, यहाँ पर सीन देखते हैं फटाक से। हैशटैग पॉइंट नंबर 3, ठीक है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये हमें दे सकता है, इज इक्वल टू होता है वो √L+1 h/2π, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमें ये दे सकता है, और वो होता है √L+1 h/2π। कई जगह पर क्या कहते हैं, h/2π को ऐसे h बार भी लिखते हैं, तो मैं वैसे भी लिख देती हूँ। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा √L+1 h/2π को ऐसे h के सर पे डैश h बार। तो देख ले मैंने यहाँ पे क्या किया है, h/2π को मैंने यहाँ पे ऐसा h बार लिख दिया है, ठीक है। कोई लोग ऐसा लिख देते हैं, तो ठीक है, जैसी जिसकी माया हमें सब आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने उसे ऐसा लिख दिया। तो इस तरीके से एजीमुथल क्वांटम नंबर मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है। और किस चीज़ के बारे में बताएगा भाई, ये L का वैल्यू है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके अंदर, किसके अंदर, सब शेल के अंदर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई शेल अगर पता है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो पता कर लो। वैसे ही आपको अगर सब शेल पता है तो भी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आप पता कर सकते हो, और उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, देखो ज़रा, कि शेल के अंदर सब शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होता है, और सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे सब शेल पता है तो इस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे ये भी आप निकाल सकते हो, कि अगर आपको सब शेल पता है तो कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे वो भी निकाल सकते हो। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सब शेल वो होता है कितना होता है रे, वो होता है √2 × 2L+1। हाँ नहीं रूट नहीं आता है, 2 × 2L+1, ये तो होता है इलेक्ट्रॉन, तो 2L+1, हाँ बराबर है। किसी के भी अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 2L+1, ठीक है ना। कैसे निकाल सकते हैं हम, 2L+1, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बताती हूँ एग्जांपल, पहले इलेक्ट्रॉन्स भी बता देती हूँ फिर एक साथ एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। और साथ में अगर मुझे टोटल नहीं, मैक्सिमम, अगर मेरे पास कोई सब शेल दिया हुआ है और अगर मुझे पता करना है कि भाई इस सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो भी मैं पता कर सकती हूँ। कैसे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय एनी सब शेल, किसी भी सब शेल के द्वारा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट किए जा सकते हैं वो निकाला जा सकता है 2 × 2L+1 से। कैसे भाई, 2 × 2L+1 से, यानी अगर ओ शिट कितने बार गिरेगा, एक बार गिर के टूट जाना है इस बेचारे ने। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना है,
सो इट इज़ 2 इंटू ट्वाइस एल प्लस 1, ठीक है ना। और अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है सो इट इज़ ट्वाइस एल प्लस 1। क्या कह रही हूँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, 2 इंटू ट्वाइस एल प्लस 1। फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, MCQs में बहुत बार डायरेक्टली फॉर्मूले पूछ लेते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना है, द फॉर्मूला इज 2 इंटू ट्वाइस एल प्लस 1। ऑर्बिटल निकालना है, देन द फॉर्मूला इज ट्वाइस एल प्लस 1, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, द फॉर्मूला इज रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1 h बाई 2 पाई, ठीक है, या h बार, जो भी, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ों पर, ऑर्बिटल्स पे और इलेक्ट्रॉन्स पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, एग्जांपल्स कर सकते हैं। देखो करते हैं अगले पेज पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पी सब शेल। ओके भाई, पी सब शेल, पी सब शेल। अब पी सब शेल, अब नाम दे दिया मैम पी सब शेल। क्या है ये पी सब शेल? भाई पी सब शेल बताया था वो ठेंगा 1 2 3 SPDF, ठीक है। उससे पी सब शेल देख लो कि पी सब शेल जो है वो क्या होता है, उसमें एल का वैल्यू क्या होता है। तो एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है। तो एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, तो पी के लिए एल इक्वल टू 1 है मेरे पास। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कि मेरे पास इक्वेशन है ट्वाइस एल प्लस 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 जा 3, यानी कि पी के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं, पी सब शेल्स के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पी सब शेल्स के अंदर होती है 3 ऑर्बिटल। पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होती है, उसे हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, 3 डब्बे। अब मैम ये 3 ऐसे ट्रेन के डब्बे क्यों बनाए आपने, ये ऐसा भी तो बना सकते थे मैम। बेटा इसका मतलब होता है एक एक ऑर्बिटल अलग अलग सबशेल की। जब हमें एक ही सबशेल की मल्टीपल ऑर्बिटल बनानी होती है तो उसे ऐसे साथ में बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो डी सबशेल की बनानी होती, तो अगर मुझे डी सबशेल की बनानी होती तो अगर मैं बोलती नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, लो डी सबशेल दिया है, उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालो और उसके अंदर ऑर्बिटल निकालो। तो मैं ऐसा कह देती कि डी का मतलब होता है एल इक्वल टू 2, वही क्या था हमारा SPD 0 1 2, तो एल इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या आ जाता, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाता तुम्हारा ट्वाइस एल प्लस 1, तो 2 2 1 प्लस 1 5, यानी कि कितने ऑर्बिटल बेटा, डी के 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, ठीक है। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, पूरे डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 2 इंटू ट्वाइस एल प्लस 1, यानी आप निकालोगे तो आएगा 10, ठीक है। यानी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन इन 5 डब्बों में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकेंगे, ठीक है। तो यानी हर डब्बे में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक एक ऑर्बिटल है, देखो ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये भी एक ऑर्बिटल है, और ये भी एक ऑर्बिटल है, और ये पूरा मिलाकर के एक सबशेल है। और ये कौन सा सबशेल है, ये है डी सबशेल। यानी डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। और ये कौन सा सबशेल है, ये है पी सबशेल, ठीक है। ये पूरा पी सबशेल है और इसके अंदर ये एक एक डिब्बा क्या है, पी ऑर्बिटल है। अरे समझ पा रहे हो? वैसे ही एफ निकाल सकते हो, जी निकाल सकते हो, फॉर्मूला है तुम्हारे पास। तो अब ये कहानी हो गई सबशेल की कि भाई सबशेल मुझे क्या क्या बता सकता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर अगर मेरे पास है तो वो मुझे क्या क्या दे सकता है, वो मुझे सबशेल के बारे में बातें बता सकता है। उसका वैल्यू S0 से लेके n-1 तक रेंज करता है। सबशेल होते हैं मेरे पास SPDFG, ठीक है। S माने L का वैल्यू 0 आएगा, P के लिए L का वैल्यू 1, D के लिए L का वैल्यू 2 और F के लिए L का वैल्यू 3, G के लिए 4, जो भी है ऐसे निकाल लेना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक सबशेल कितने अकोमोडेट कर सकता है, तो इट इज़ 2 इंटू ट्वाइस एल प्लस 1। सो अब ये बात हो गई भाई एजीम्यूथल की। एजीम्यूथल ने हमें क्या बता दिया, एजीम्यूथल ने हमें बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है, यानी मैं कौन से एरिया में हूँ, ठीक है।
अब आप एकदम प्रिसाइजली मेरी बिल्डिंग तक पहुंचेंगे, ठीक है, यानी कि प्रिसाइजली कुरियर बॉय जो है वो मेरी बिल्डिंग तक आने वाला है, तो अब उसको चाहिए प्रिसाइजली मेरी बिल्डिंग कि मैं किस बिल्डिंग में हूँ, ठीक है, तो उसको मेरी बिल्डिंग का एड्रेस चाहिए। तो वैसे ही अब मुझे क्या बोलते हैं, मैं शेल तक पहुँच गई, मैं उसके बाद सब शेल तक भी पहुंच गई, सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन और प्रिसाइजली मुझे जाना है, तो और प्रिसाइजली मुझे जिस इलेक्ट्रॉन तक जाना है तो मुझे अब पहुंचना पड़ेगा ऑर्बिटल के पास, क्योंकि सब शेल में बहुत सारे ऑर्बिटल, जैसे शेल में बहुत सारे सब शेल होते हैं वैसे ही सब शेल में और बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्बिटल। तो इन ऑर्बिटल की मुझे जानकारी कौन देगा, देखो ना, हम अभी तो बताया मैंने आपको, ये देखो ये सब शेल है, ये सब शेल में बहुत सारे ऑर्बिटल है, पी सब शेल है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, डी सब शेल है, डी में कितने ऑर्बिटल है, 5। अब मुझे इनमें से किस में जाना है ये कौन बताएगा, ये बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि भाई आपको ये वाले ऑर्बिटल में, बीच वाले में जाना है, ये वाले में जाना है, वो वाले में जाना है, वो वाले में जाना है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो चलते हैं थर्ड क्वांटम नंबर की ओर, हेडिंग डालते हैं बढ़िया सुंदर सी, मैग्नेटिक, अरे 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 अरे, क्वांटम नंबर डिनोट करते हैं स्मॉल m से, देखें दिख भी रहा है या नहीं, हाँ दिख तो रहा है पर मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो क्या दिखाता है, क्या बताता है हमें, तो वो हमें बताता है इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन। इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन मतलब क्या, देखते हैं। It gives the information about orientation of electron in any subshell, किसी भी सबशेल में उसका क्या ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो, तो इलेक्ट्रॉन जो है आपको पता होगा इट्स चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल भी है, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो जो इतना फास्ट वेव बना रहा है, जो इतना फास्ट मूव कर रहा है, तो वो बेसिकली किस एक्सिस के अलोंग, किस प्लेन के अलोंग मूव कर रहा है, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस है तो एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, जेड एक्सिस होगी, एक्स वाई प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन होगा, जेड एक्स प्लेन होगा। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली मुझे किस एक्सिस के अलोंग या किस प्लेन के अलोंग मिलेगा, क्या इलेक्ट्रॉन मुझे एक्स एक्सिस प्लस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा, या नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, या एक्स वाई प्लेन में मिलेगा, या वाई जेड प्लेन में मिलेगा, या जेड एक्सिस में मिलेगा, कहाँ मिलेगा इलेक्ट्रॉन, किस ओरिएंटेशन में मिलेगा, वो बात कौन करता है, वो बात करता है मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। बेसिकली वो मुझे ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबशेल मतलब ही ऑर्बिटल्स के बारे में बताना। ऑर्बिटल क्या है, यहाँ पर ऑर्बिटल क्या चीज़ है ये समझनी ज़रूरी है। ऑर्बिटल बेटा एक ऐसी 3 डायमेंशनल स्पेस है, ऑर्बिटल एक ऐसी 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पर एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स, सारे प्लेन होंगे, सारी एक्सेसेस होंगी, ठीक है। वो एक ऐसी 3D स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी पर बात हो रही है। यहाँ पर हर बात प्रोबेबिलिटी पर होती है, क्योंकि हेजनबर्ग बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड यू कैन नॉट कैलकुलेट इट्स एग्जैक्ट पोजिशन। आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मुझे ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है, और ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबशेल, that is it gives the information about ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बढ़िया नोट कि भाई व्हाट इज ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल इज अ 3-dimensional space where probability
of finding an electron is maximum। ठीक है, ये एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो मैम ऐसी भी कोई स्पेस होती होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम ना के बराबर मिलता होगा या फिर मिलता ही नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, वैसी स्पेस भी होती है। तो मैम फिर वैसी स्पेस को हम क्या कहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है? वैसी स्पेस को हम नोड कहते हैं, NODE, नोड। आई टेल यू, जब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म कर दूंगी, ये वाला टॉपिक ख़त्म कर दूंगी और हम श्रोडिंजर पे जाएंगे, ठीक है, जब हम श्रोडिंजर के बारे में बात करेंगे तब नोड की भी बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल बात करते हैं ऑर्बिटल्स की कि m हमें क्या देता है। तो m हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, और ऑर्बिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? मैक्सिमम होती है। ठीक है, 99% होती है और जो भी है ना। तो ऐसी चीज़ को हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो अब मैम ऑर्बिटल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? जैसे आपने सबशेल बताया था कि एस सबशेल, पी सबशेल। तो मैम यहाँ पर देखिए आप ज़रा, एस सबशेल, पी सबशेल की बात करें तो पी सबशेल में ही तो ये 3 ऑर्बिटल हैं। हाँ बिल्कुल, तो इन्हें ही कहा जाता है पी ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाता है भाई? पी ऑर्बिटल्स। और फिर ये डी सब शेल में आप देखेंगे कि ये 5 डी ऑर्बिटल हैं, तो हाँ इन्हें कहा जाता है डी ऑर्बिटल। तो जैसे SPDF सब शेल होते हैं, इन्हीं का हिस्सा होता है SPDF ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं भाई इन्हीं के हिस्से? SPDF ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे चलते हैं फटाफट से क्या है। तो यहाँ पे बढ़ती हूँ मैं आगे। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स। अब अगर मैं बताऊँ कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करती है, जैसे मैंने हमेशा आपको बताया है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, न्यूमेरिक्स में सॉरी, तो वैसे ही मैं यहाँ पर भी वैल्यू बताऊँगी कि ऑर्बिटल्स के लिए हम कौन से न्यूमेरिक्स यूज़ करते हैं। तो इट्स वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है m की वैल्यू, वो रेंज करती है, रेंजेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? तो -L टू +L इंक्लूडिंग ज़ीरो। कहाँ से कहाँ तक वो रेंज करती है भाई? -L से +L रेंज करती है इंक्लूडिंग ज़ीरो। यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास L का वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, दैट इज़ P सबशेल। हाँ, L का वैल्यू 1 है यानी कि P सबशेल। तो मेरा M का वैल्यू क्या होगा? -L से +L, यानी -1 से +1, तो -1 0 +1 इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो बीच में ज़ीरो भी आता है, नंबर लाइन पता है ना आप लोगों को, -1 से +1। तो P सबशेल के देखो ज़रा कितने ऑर्बिटल हो गए मेरे पास? P सबशेल के मेरे पास हो गए 3 ऑर्बिटल। मैंने पिछले ही वाले पेज पे कैलकुलेट किया था, यही 3 ऑर्बिटल की बात हो रही है, -1 0 +1। ठीक है, अब इनमें से कोई भी 0 हो सकता है, कोई भी -1 हो सकता है, कोई भी +1 हो सकता है, इट हार्डली मैटर्स। तो मैम क्या इनके कोई नाम है? हाँ बिल्कुल इनके नाम है। इनके नाम है PX, PY, PZ। और ना केवल नाम, आप लोगों के सिलेबस में इनके शेप्स भी हैं कि ऑर्बिटल दिखने में कैसे दिखाई देते हैं। S ऑर्बिटल कैसा दिखाई देता है, P ऑर्बिटल कैसा दिखाई देता है, D ऑर्बिटल कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इनके शेप्स भी हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर यहाँ पर इनके शेप्स यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ करके रखूँगी, बट मतलब ड्रॉ करके दिखाऊंगी, बट अगले वीडियो में मेरे पास बहुत ही अच्छी विजुअलाइजेशन मतलब वो है, सारी वीडियोस हैं, तो मैं आपको अगले वीडियो में वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी विजुअलाइज नहीं कर पाते कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता होगा, कैसा रहता होगा, एस सबशेल कैसा रहता होगा, पी कैसा रहता होगा। उसके भी मेरे पास बहुत अच्छे 3D मॉडल्स हैं, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, बट अभी दिखा के मतलब नहीं है क्योंकि अभी समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपको थ्योरी नहीं पता उसकी। तो अभी मैं आपको यहाँ पर लिखाऊंगी, अगले वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बोर्ड पे दिखाऊंगी, बट बहुत ही अच्छे मतलब ऐसे एनिमेशंस हैं मेरे पास, बहुत सही चीज़ें हैं वो, उससे बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन आता है। ठीक है, तो उसके लिए पर ये वीडियो पूरी देखनी ज़रूरी है, तो देखेंगे फटाफट से। M की बारे में अगर बात करूँ तो PX, PY, PZ 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, वैसे ही S के ऑर्बिटल होंगे, वैसे ही D के होंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इनके शेप्स पे कि ऑर्बिटल्स जो हैं इनके शेप्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फटाफट इनके शेप्स पे। ओहो, हेडिंग डालते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स की शेप्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्बिटल आता है वो आता है हमारा S ऑर्बिटल।
ठीक है, एस ऑर्बिटल। तो जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है, एस ऑर्बिटल तब आता है जब हमारा एल जो है वो ज़ीरो होता है। एस ऑर्बिटल किसका हिस्सा है? एस ऑर्बिटल है एस सबशेल का हिस्सा है। एस सबशेल यानी क्या? एस सबशेल यानी एल इक्वल टू ज़ीरो। तो जब एल इक्वल टू ज़ीरो होगा तो एम क्या होगा? एम भी ज़ीरो होगा, क्योंकि एम कहाँ से कहाँ रेंज करता है? माइनस एल से प्लस एल रेंज करता है। तो इस तरीके से अगर L ज़ीरो होगा तो M भी ज़ीरो होगा। तो S ऑर्बिटल कैसा होता है? तो भाई इट इज़ स्पेरिकल इन शेप। ये स्पेरिकल, हाँ ठीक है, स्पेरिकल इन शेप, ये स्पेरिकल होता है शेप में। और दूसरा ये नॉन डायरेक्शनल होता है। इसके लिए एक शब्द बहुत ही ट्रेंडिंग होता है हमेशा एमसीक्यूज़ में, नॉन डायरेक्शनल। इसमें कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती मतलब। तो अब भाई स्पीयर है यानी 3 डायमेंशन में बिल्कुल सब जगह से एक्स एक्सिस पे देखूंगी तो वही रेडियस आएगा, वाई पे भी वही, जेड पे भी वही। तो पर्टिकुलर किसी ओरिएंटेशन में या किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, सब में एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस एस को हम कहते हैं कि भाई स्पेरिकल होता है शेप में एंड नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं रहता। तो एस ऑर्बिटल ऐसा रहेगा। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बाहर आप चलोगे तो यहाँ यूँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी स्पेरिकली बढ़ रही है। अब देखो मैं बोर्ड पे बना रही हूँ तो मैं 3D में नहीं बना सकती हूँ उसको, मैं 2D में ही बना सकती हूँ, बट आपको पूरा 3D में विजुअलाइज करना है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बॉल, ठीक है। एक बॉल है, ये एक छोटा सा अंदर एक छोटा बॉल है और उसके आजू बाजू पूरा ऐसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बन रही है और उसको मिला करके एक बड़ा बॉल बन गया है। तो वो बड़ा बॉल जो है इट इज़ नथिंग बट एस सबशेल या एस ऑर्बिटल जो भी है, ठीक है। इस तरीके से बॉल की तरह दिखेगा वो आपको, एस ऑर्बिटल। स्पेरिकल शेप का होता है, नॉन डायरेक्शनल। वैसे ही पी ऑर्बिटल भी होता है। चलते हैं पी ऑर्बिटल की तरफ। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? तो भाई पी ऑर्बिटल में एल का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो एम का वैल्यू माइनस एल से प्लस एल यानी -1 0 +1 ऐसे तीन पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल होंगे और इनके नाम हैं px py pz, ठीक है। इनका शेप भी अलग होता है। जैसे एस स्पेरिकल होता है वैसे ही ये डम्बल शेप का होता है। कैसे शेप का होता है? डम्बल शेप का। डम्बल मतलब क्या बताती हूँ अभी। सो इट इज डम्बल इन शेप एंड हैज डायरेक्शनल नेचर है। कैसा डायरेक्शनल बता रही हूँ, अभी समझ में आएगा। डायरेक्शनल नेचर, ठीक है। अगले पेज पे जाना पड़ेगा, अभी समझ में आएगा। अगर मैं px की बात करूँ तो px कैसा होता है डम्बल शेप का? देखो ज़रा, यहाँ पे मुझे एक्सेस बनानी पड़ेगी। बढ़िया, इससे बना लेते हैं एक्सेस हम लोग। जैसे ये हमारा एक एक्सिस, ये हमारा दूसरा एक्सिस, इसको मान लिया x एक्सिस, इसको मान लिया y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर x एक्सिस में इलेक्ट्रॉन इस तरीके की मोशन करता हुआ मिलेगा, इन्फिनिटी जैसी, ठीक है। इस तरह की मोशन करता हुआ मिलेगा। मतलब क्या? मतलब ये अगर मेरी x एक्सिस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मुझे कुछ इस शेप में मिलेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है घूम घूम के इस तरह का शेप बनाएगा, इस तरह का शेप। जैसे यहाँ पर एक बलून लगा हुआ है, इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पर एक बलून लगा हुआ है और यहाँ पर एक बलून लगा हुआ है और दोनों बलून की नॉट मैंने ऐसे टाई कर दी है। कैसा दिखाई देगा? ऐसे 2 बलून्स लगे हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ px, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन y एक्सिस और z एक्सिस में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? केवल x एक्सिस में मिल रहा है और वो भी पर्टिकुलर डम्बल के शेप में आपको मिल रहा है। तो ये हुआ मेरा px ऑर्बिटल। वैसे ही जब y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डम्बल का शेप बनाएगा तो py हो जाएगा। जब z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डम्बल का शेप बनाएगा तो pz हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्शन ओरिएंटेड है, एक्सिस ओरिएंटेड है, इसीलिए मैंने उसे डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है ऐसा कह दिया है, ठीक है। वहीं s में क्या हो रहा था? s में सब जगह एक जैसा था तो मैं उसको नॉन डायरेक्शनल कह रही थी। तो इस तरीके से मैं py ले सकती हूँ,
तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ऐसे वाई एक्सेस के अलोंग मेरे को वो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, डंबल। ठीक है, वैसे ही जेड एक्सेस के अलोंग भी ले सकती हूँ, दिस इज एक्स एक्सेस नाउ, दिस इज वाई एक्सेस, ये ऐसे बोर्ड के अंदर और बाहर निकलती हुई जेड एक्सेस। ठीक है, तो अब इसके अलोंग मुझे डंबल मिल जाएगा। सो नाउ दिस इज पी जेड एंड दिस इज पी वाई एंड दिस इज पी एक्स। ठीक है, सिंगल डंबल है अलोंग दी एक्सिस, डायरेक्शनल नेचर है। वैसे ही होता है डी ऑर्बिटल। अब जैसे पी भी बता दिया तो अब वैसे ही डी की बात कर लेंगे, डी भी कुछ ऐसा ही होता है। तो अब डी की माया कैसी है देखेंगे। ठीक है, डी के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक डंबल बनता है पी में, वैसे ही दो बंडल बनते हैं, बंडल नहीं डंबल। ठीक है, दो डंबल बनते हैं डी में। तो देखते हैं, फटाफट से लिखते हैं। डी सब शेल की बात करते हैं या डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। थर्ड, डी ऑर्बिटल। तो भाई साहब जब मैं डी सब शेल की बात करूं तो जीरो के लिए एस पी डी, यानी एल का वैल्यू होता है 2, एल का वैल्यू होता है 2, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एल से प्लस एल, यानी -2 -1 0 +1 +2। ओ भाई साहब, डी सब शेल के अंदर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हैं। हाँ ये है 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। यही 5 मैंने उस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट किए थे, याद करो। L = 2 L + 1, L में मैंने 2 × 2 2 2 4 + 1 5 आ गया था, यही 5 था वो। यही 5 ऑर्बिटल्स हैं वो, उनके नाम है -2 -1 0 +1 +2, और इनके नाम भी हैं, इनके नाम है DXY, DYZ, DZX, dx²-y² और dz², ये इनके नाम भी हैं। और ये जो नाम है, ठीक है, ये जो नाम है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं जैसे मैंने इस ब्लॉक को ये नाम दे दिया, इस ब्लॉक को ये नाम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी, किसी भी ब्लॉक का कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैम पत्थर की लकीर हो गई, यही -2 है, यही -1 है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से डी ऑर्बिटल्स भी जो हैं उनके बहुत सारे डिफरेंट जो है न्यूमेरिक वैल्यूज से हम उनको डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मैं डी ऑर्बिटल्स के शेप की बात करूँ तो वो जैसे पी ऑर्बिटल डंबल होता है मैंने कहा, वैसे डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल के ये हो गए मेरे पास नाम। अब मैं बात करती हूँ इनके शेप्स की और इनके ओरिएंटेशंस की। ठीक है, तो चलते हैं अगले पेज पे और देखते हैं कि भाई डी ऑर्बिटल जो होता है, डी ऑर्बिटल्स आर डबल डंबल इन शेप, वो डबल डंबल होते हैं शेप में, डबल डंबल इन शेप। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, तो भाई 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देखते हैं पहले वाला डी ऑर्बिटल DXY। अब DXY क्या होता है, तो हियर इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या मैं ऐसा कहूँ कि डंबल्स बोल देती हूँ यहाँ पर। पहले तुम्हें अभी डंबल्स समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ नहीं आएगी। हियर डंबल्स, क्या लिख रही हूँ, डम्बल्स जो है मेरे वो कहाँ रहते हैं, डम्बल्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, तो प्रेजेंट इन XY प्लेन। यहाँ पर डम्बल्स जो है मेरे वो प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पर, XY प्लेन के अंदर। ठीक है, और डम्बल यानी क्या है, तो डम्बल यानी वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, घूम घूम के जो शेप बना रहा है, वही तो डम्बल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह देते हैं एक्चुअली उसको, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है और घूम घूम के शेप्स बना रहा है। जब एक ही डंबल बना रहा है तो पी ऑर्बिटल है, जब 2 डंबल बना रहा है प्लेन में बना रहा है तो डी ऑर्बिटल है, जब स्फेरिकल शेप बना रहा है तो एस ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस शेप में प्रेजेंट है, वो हमारे ऑर्बिटल हो गया। तो अब यहाँ पे DXY की बात करूँ, DXY कैसा होता है, तो ये जैसे ये हो गया, जैसे ये y एक्सिस हो गया, ये एक्सिस x एक्सिस हो गया, तो ये x और ये y, तो ये मेरा XY प्लेन हो गया। तो अब की बार ये हो गया मेरा एक डंबल, ये हो गया मेरा दूसरा डंबल। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन मिलता है 45 डिग्री के एंगल पे, कैसे, x एक्सिस से। ठीक है, तो इस तरीके से फूल की तरह दिखता है ये, बड़ा सुंदर। ठीक है, तो इस तरीके से DXY ऑर्बिटल जो है वो मेरा होता है। वैसे ही अगर मैं DYZ या DZX की बात करूँ, यहाँ बता देती हूँ, देखो DYZ एंड DZX भी जो है वो भी DXY जैसे ही होते हैं। वहाँ पर भी जो मेरे डंबल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लेन्स में। हियर ऑल्सो डंबल्स आर प्रेजेंट
इन, अब ये वाई जेड है तो यहाँ पे वाई जेड प्लेन, और ये कौन सा है, जेड एक्स प्लेन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वाई जेड प्लेन बना सकती हूँ मैं, वाई एक्सिस ये हो जाएगा, जेड एक्सिस ये हो जाएगा, या वाई एक्सिस ये हो जाएगा, जेड एक्सिस ये हो जाएगा, तो ये होगा जो वो वाई जेड प्लेन होगा, ठीक है। वैसे एक्चुअली मेरे लिए यहाँ पे वो थोड़ा बनाना फिजिबल नहीं होगा, तो अब आप लोग समझ सकते हैं। इसी को मैं वाई लिख दूँ, इसको जेड लिख दूँ, तो यही मेरा वाई जेड प्लेन हो जाएगा। इसी को मैं जेड लिख दूँ, इसको मैं एक्स लिख दूँ, तो वही मेरा जेड एक्स प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ कि भाई वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई इसमें डिनोट कर सकती हूँ। तो ऐसे प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे डबल डबल के शेप में मिलती है, वो होता है मेरा कौन सा वाला, डी ऑर्बिटल। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे ऑर्बिटल्स की शेप कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। अच्छा, 2 डी ऑर्बिटल और है, 5 होते हैं ना, कौन सा, डी वाई, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। वैसे ही जो मेरा नेक्स्ट वाला होता है उसको यहाँ बताती हूँ, ये ग्रिड्स का ही आ जाती हैं। नेक्स्ट वाला जो है दैट इज डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है एक्सिस में, अब तक वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई में कहाँ थी, प्लेन्स में। यहाँ पर होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अलोंग एक्स वाई एक्सिस में होती है वो, ठीक है। तो अगर बात करूँ इसकी, तो ये हो जाएगी मेरी एक्स एक्सिस, फिर से ये हो जाएगी मेरी वाई एक्सिस, जो भी है, इसको एक्स ले लो, उसको वाई ले लो, जैसे भी। तो अब यहाँ पर डंबल जो है वो एक्सिस के अलोंग हमें मिलेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी और वाई एक्सिस के अलोंग मिलेगी। अब तक कहाँ मिल रही थी, प्लेन के अलोंग, अब कहाँ मिल रही है, एक्सिस के अलोंग। वैसे ही जो मेरा नेक्स्ट होता है, जो लास्ट होता है, दैट इज़ डी जेड स्क्वायर, तो वो कहाँ होता है, हियर, यहाँ ये थोड़ा और अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर एक डंबल जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, देखो इसको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। एक डंबल जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, एक डंबल जो है वो प्रेजेंट होता है जेड एक्सिस के अलोंग, और एक रिंग होती है वो प्रेजेंट होती है एक्स वाई प्लेन के अलोंग। बना के दिखाती हूँ। मान लो कि ये मेरी जेड एक्सिस है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस के अलोंग एक डंबल इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये डंबल इस तरीके से जेड एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट रहेगा। अब जो रिंग है एक्स वाई प्लेन, कुछ मान लो इधर है, तो इलेक्ट्रॉन की इस तरीके की रिंग प्रेजेंट होती है वहाँ पर एक्स वाई प्लेन में, ऐसे रिंग प्रेजेंट होती है। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, देखो बढ़िया इमेजिन करवा दूंगी मैं, टेंशन नहीं लो। जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। ये मेरा जेड एक्सिस है ना, तो ये जेड एक्सिस है, तो एक डंबल जो है इस तरीके से जेड एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट हो गया, ये जेड एक्सिस का डंबल। और ये जो मेरा एक्स वाई प्लेन है, तो ये प्लेन के बीच में ऐसे एक सांबर वड़ा या सीढ़ी, सांबर वड़ा, मेंदू वड़ा, एवरीवन नोज दैट, ठीक है। वो मेंदू वड़ा फंसा दो वहाँ पे बीच में। मेंदू वड़ा कैसा होता है, बीच में होल होता है और ऐसे आजू बाजू रिंग होती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये आपने बना लिया डंबल और बीच में फंसा दिया आपका मेंदू वड़ा, तो क्या हो गया, वहाँ पे बन गया आपका कौन सा, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। कैसा शेप हो जाएगा उसका, जेड के अलोंग डंबल और बीच में सांबर वड़ा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको एक रिंग दिखाई देगी एक्स वाई प्लेन में, और आपको एक्सिस के अलोंग एक इस तरीके का डंबल दिखाई देगा, दैट इज नथिंग बट डी जेड स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हो कि ऑर्बिटल्स की शेप कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। वैसे ही एफ ऑर्बिटल की शेप और कॉम्प्लेक्स होती है, मैं यहाँ पे बनाने नहीं वाली हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं जो एनिमेशन दिखाने वाली हूँ उसमें ज़रूर एफ ऑर्बिटल दिखाऊंगी, ठीक है। सो हियर यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मदद से आपको ये बताया है कि किस तरीके से हम ऑर्बिटल्स तक पहुंच सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस में है। अब हर ऑर्बिटल में, हमेशा ध्यान रखो, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे इस घर में मान लो 2 लोग रहते हैं, मैं और एक कोई और, तो कुरियर बॉय को कैसे पता चलेगा कि उसे मुझे ही कुरियर देना है, तो वो मेरी आइडेंटिटी से पता लगेगा। वैसे ही अगर हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं
तो मेरे टारगेटेड इलेक्ट्रॉन तक मैं कैसे पहुंचूंगी, तो वैसे ही जैसे कि मेरा आधार कार्ड मेरी आइडेंटिटी है, मेरा डीएनए मेरी आइडेंटिटी है, वैसे ही हर इलेक्ट्रॉन की अपनी आइडेंटिटी होती है और उसकी यूनिक आइडेंटिटी जो होती है उसके होते हैं ये 4 क्वांटम नंबर्स, जो 3 मैंने डिफाइन कर दिए, कौन कौन से, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, और चौथा जो है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, अभी बताऊंगी। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली वो स्पिन मोशन भी करता है, यानी वो अपनी एक्सिस के अलोंग भी स्पिन करता है। ये प्लैनेटरी मोशन जैसी बात हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू तो घूमता ही है, रोटेट करना कहते हैं इसको। ठीक है, वो रोटेशन तो करेगा ही, पर वो अपनी एक्सिस के अलोंग भी घूमेगा, जिसको स्पिनिंग कहते हैं। जैसे अर्थ सन के अराउंड भी चक्कर काटती है और अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमती है। ठीक है, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, अपनी एक्सिस के अलोंग भी घूमता है और न्यूक्लियस के अलोंग भी चक्कर काटता है। तो ये अपनी एक्सिस के अलोंग जब घूमता है तो ये 2 तरीके से घूम सकता है, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम सकता है या तो ये घूम सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और मज़े की बात यह है कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो दोनों सेम स्पिनिंग नहीं कर सकते। एक अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ही करनी पड़ेगी। मैम ऐसा क्यों, ये तो गलत है भाई। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको लोगों को ये पता होगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अपने एक्सिस के अलोंग स्पिन करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में स्पिनिंग करेंगे तो सेम डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सेम यानी नॉर्थ टू साउथ, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट्स बन जाते हैं ना, जब भी चार्जेस स्पिन करते हैं तो वो मैग्नेट्स बन जाते हैं, मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो क्लॉकवाइज स्पिनिंग करके नॉर्थ टू साउथ वाली मान लो ठीक है, नॉर्थ टू साउथ वाली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो दूसरा भी नॉर्थ टू साउथ ही अगर प्रोड्यूस करेगा तो दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। अगर दोनों में रिपल्शन हो जाएगा तो क्या दोनों एक घर में रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं भाई, तलाक हो जाएगा। दोनों साथ में एक घर में बिल्कुल नहीं रह पाएंगे अगर रिपल्शन हुआ तो। भाई एक घर में रहने के लिए प्यार ज़रूरी है, अट्रैक्शन ज़रूरी है, समझो मेरी बात को, भावनाओं को समझो। और अट्रैक्शन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्शन लाने के लिए भाई अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। अगर एक जा रहा है नॉर्थ टू साउथ तो दूसरे को जाना पड़ेगा साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अगर एक मूव रहा है नहीं, क्या बोलेंगे उसको, स्पिन रहा है। अगर एक स्पिन रहा है कहाँ पे, स्पिन मोशन कर रहा है कहाँ पे, क्लॉकवाइज, तो दूसरे को स्पिन करना पड़ेगा कहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए ये रूल है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में स्पिन नहीं कर सकते, दे हैव टू स्पिन अलोंग दी ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो भाई फिर दोनों के स्पिन क्वांटम नंबर अलग होंगे, हाँ बिल्कुल अलग होंगे, दोनों के स्पिन क्वांटम नंबर्स भी अलग होंगे। तो क्या स्पिन क्वांटम नंबर्स की बहुत सारी दुनिया भर की वैल्यूज़ होती हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, 2 ही वैल्यूज़ होती हैं। बताता हूँ क्या है, चलो आते हैं अगले पेज पे। फिर ग्रेड्स आ गई, क्या लूँ, ब्लैक ही ले लेते हैं, हेडिंग डालते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई कितना टाइम हो गया, ओहो 1 घंटा हो गया ऑलरेडी। स्पिन क्वांटम नंबर की अगर बात करूँ, इसके कितने वैल्यूज़ होते हैं अगर इसके बारे में बात करूँ, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई स्पिन क्वांटम नंबर हैज़ 2 वैल्यूज़, इसके 2 वैल्यूज़ होते हैं। एक होता है +1/2 और दूसरा होता है -1/2। मैम ये 1/2 का क्या चक्कर है, कोई चक्कर नहीं है, ऐसे ही शौक आया मज़े में ले लिया बस। तो मैम +1/2 क्लॉकवाइज करेगा और एंटी क्लॉकवाइज -1/2 करेगा, ऐसा ज़रूरी है क्या, बिल्कुल नहीं, कोई भी कुछ भी कर सकता है। ऐसा कोई क्लासिकल ऐसा कोई रूल नहीं है कि प्लस वाला ही क्लॉक और एंटी क्लॉक, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई दीज 2 वैल्यूज़
these two values only denote the opposite spin motion of opposite spin clockwise and anti-clockwise motion, ठीक है, but these values have no classical analog, इनका कोई ये classical analog नहीं है, मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि प्लस वाला अगर क्लॉक है तो माइनस वाला एंटी क्लॉक होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकता है, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसकी दो वैल्यूज़ होती है, एक +1/2 और एक -1/2। अगर ये क्लॉक बता रहा है मोशन तो उसी टाइम ये एंटी क्लॉक मोशन बताएगा, या फिर अगर ये एंटी क्लॉक बता रहा है तो उसी टाइम ये वाला क्लॉकवाइज मोशन बताएगा, ठीक है, दोनों बता सकते हैं। तो इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि ये चार क्वांटम नंबर्स की मदद से, कौन से चार? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ये चार क्वांटम नंबर्स की मदद से हर इलेक्ट्रॉन की एक यूनिक आइडेंटिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई नोट, एवरी इलेक्ट्रॉन हैज़ इट्स unique set of all the four quantum numbers, ठीक है, चारों क्वांटम नंबर्स का एक यूनिक सेट होता है, कहाँ पर, किसके लिए? हर इलेक्ट्रॉन के लिए। किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोई भी क्वांटम नंबर मैच नहीं कर सकता, मतलब एट द मोस्ट 3 मैच कर सकते हैं, चारों की चारों मैच कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ये कहूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार क्वांटम नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया। इसे एक बार हम सम अप कर लेते हैं, यहाँ पर देखो, एक कंप्लीशन की फीलिंग तुम्हें अभी नहीं आई होगी कि मैम ये क्वांटम नंबर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो कंप्लीशन की फीलिंग तुम्हें कल का लेक्चर देखने के बाद आएगी, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी। एक्चुअली वो बताना आज ही था, बट ऑलरेडी ये वन आवर से बड़ा हो रहा है लेक्चर, तो वो मुझे ऐसा लगा ही था कि मैं बता नहीं पाऊंगी, ठीक है। हालांकि इसको मैं पार्ट ए दे देती हूँ आज का, मतलब पार्ट 12 ए दे देते हैं, कल का पार्ट 12 बी ले लेंगे उसको। तो फिर अभी मैं बता देती हूँ चारों क्वांटम नंबर्स का रिलेशन, क्या रिलेशन था, ठीक है। जैसे मान लो अगर n की वैल्यू मेरे पास 1 है, n की वैल्यू 1 है, यानी ये मेरा है के शेल, तो के शेल में मेरे पास कौन सा सब शेल है, तो भाई l की वैल्यू n के लिए क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि n - 1 यानी 1 - 1 यानी 0, 0 यानी n शेल के पास कौन सा सब शेल है, तो भाई n शेल के पास है s सब शेल। फिर s सब शेल की वैल्यू m, अगर l 0 है तो m भी क्या होगा? 0, यानी कौन सा ऑर्बिटल है, तो भाई s ऑर्बिटल है। अच्छा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, एक का स्पिन +1/2 और एक का स्पिन -1/2, समझ रहे हो। के शेल में एक ही सब शेल है जिसके पास एक ही ऑर्बिटल है, जिसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाँ, सभी को पता है के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आ गए ना। वैसे ही एल शेल की बात करते हैं। देखो, अगर मैं n = 2 लूँ तो ये हो जाएगा एल शेल। n = 2 है तो l की वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम 0 to n - 1, यानी 0 भी होगी और 1 भी होगी। 0 होगी तो होगा s सब शेल, और 1 होगी तो होगा p सब शेल, ठीक है। फिर m की वैल्यू l0 है तो क्या होगा? 0 ही होगा, दैट इज s ऑर्बिटल। और अगर L1 है तो m की वैल्यू क्या होगी? -1, 0 + 1, यानी कि p के 3 ऑर्बिटल कौन कौन से भाई? px, py, pz। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छा, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, भाई इसके 2 इलेक्ट्रॉन जिसका +1/2 और -1/2 स्पिन, हर ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन, इसका +1/2 -1/2, इस वाले में भी +1/2 -1/2, इसमें भी प्लस इसमें भी माइनस, तो हर एक का स्पिन क्या होगा? +- 1/2।
तो यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितने, 2 2 4 और 2 6, यहाँ कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 6। तो नेट कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे एल शेल में, नेट कितने हो गए, नेट हो गए भाई मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, नेट हो गए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। बताया था एल शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की। कैसे आई, तो सब शेल ऑर्बिटल, और फिर पता चल गया होगा शायद। वैसे ही आप एम शेल के लिए भी निकाल सकते हो, थर्ड के एल एम, एम शेल, ठीक है। इसके अंदर एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1, और अब तो दूसरी भी लानी पड़ेगी भाई, एल की वैल्यू 1 और 2, 0 1 2 3 हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि एल और एन सेम नहीं होता। फिर एम के लिए 0 के लिए फिर 0, फिर यहाँ पे -1 0 +1, फिर यहाँ पे -2 0, नहीं, -2 -1 0 +1 +2। तो इसके लिए फिर 2 इलेक्ट्रॉन, वही स्पिन तो ले ही सकते हो हर इसकी 2। इसके लिए कितने, 2 2 4 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप फिर एम शेल के लिए, एन शेल के लिए भी निकाल सकते हो। सो एक्चुअली दीज आर द रिलेशन। ये क्यों बताया मैंने, तो मैं एक्चुअली रिलेशन बताना चाह रही थी कि एक्चुअली ये चारों क्वांटम नंबर्स में क्या रिलेशन है। और बेटर समझ पाओगे इन रिलेशंस को जब मैं अगले वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगी ना, और बेटर समझ पाओगे इन रिलेशंस को। तो ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना, अगले वीडियो तभी समझेगी, नहीं तो नहीं समझेगी, ठीक है। तो बढ़िया से नोट्स बनाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल, और बढ़िया मज़े करो, है ना। मिठाइयाँ खाओ, बाहर की मत खाओ, पर कोरोना है, सबको पता है। चलो, तो यहाँ पे आज ख़त्म करते हैं इसको, और टिल देन गुड बाय, और टेक केयर एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।